Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Sample Question Paper 2024 Question 1. Which of the following, इस पे ध्यान दीजिए, not the property of equipotential surface. तो पहला है they do not cross each other. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है और हमसे पूछ रहा नहीं है, तो ये चॉइस तो सही नहीं है. अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं. देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया है ऐसे, है ना, और इस पर 3 पॉइंट बना लिए ए, बी और सी. ये एक ही सरफेस पर है और इस सरफेस को हम क्या मान रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस मान रहे हैं. तो डेफिनेशन से ही हमें समझ में आता है. तो ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो ए का, बी का और सी का, तीनों का पोटेंशियल सेम होगा. एक दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी. तो कोई भी लाइंस बनाओगे तो वो सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी. एक दूसरी प्रॉपर्टी है. जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ये वाला माना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा. एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. चलो अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं. अगर हम ये मान लें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, और ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और लेट कर लिया कि मान लो ये क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस कर रहे हैं इन जगह पे, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया. तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन दिखा सकते हैं. टेंजेंट मत बोलना, इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शन दिखा सकते हैं. देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाए तो ऐसे. तो ये वाली जो लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पहले सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, इसलिए प्रॉपर्टी सही मैच कर रही है, लेकिन दूसरे सरफेस के तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो रहोगे ना रॉन्ग. अगर हम इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है. ये वाली पहले सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाली दूसरे सरफेस के परपेंडिकुलर. तो बेटा एवरी लाइन जो होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो ये वाली लाइन इस सरफेस के, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये वाली नहीं है, इसीलिए ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. कट करेंगे तो ऐसा होगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ये तो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है और हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है. तो ये तो चॉइस होगा नहीं बेटा. दूसरा देखते हैं, द वर्क डन इन द कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. ये भी करेक्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये भी होती है. ये प्रॉपर्टी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है. वो पूछ रहा है नहीं होती प्रॉपर्टी कौन सी, तो ये भी होती है. इसको भी समझते हैं कैसे. तो देखो, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जैसे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इस पूरे को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू वर्क डन लिखते हैं. ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो ए से बी तक का वर्क डन ऐसे, और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन डिवाइड बाई मूविंग चार्ज. यहाँ पे आता है मूविंग चार्ज. ये होता है मूविंग चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो. मूविंग चार्ज जिसको मूव कराने में वर्क डन निकाल रहे हो, और ये विद साइन लिखा जाता है, ठीक है. ये और इक्वल टू होता है माइनस का वर्क डन ए से बी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन डिवाइड बाई मूविंग चार्ज. ऐसे जब कुछ नहीं कहता है तो हम वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल वर्क डन वाला निकालते हैं. तो हमें ए से बी तक का अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन निकालें, उसने केवल वर्क डन कहा है, मूव करने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन, तो मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी है. देखो, ए से बी कर रहे हैं तो ये फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. अब बताओ, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने मान रखा है ये कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें ए और बी का पोटेंशियल बराबर होगा. अगर हम चार्ज को
ए से बी तक मूव कराने में वर्डन निकालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। एक चार्ज है क्यू नॉट, इसको मूव करा रहे हैं ए से बी तक, तो मूविंग चार्ज तो क्यू नॉट हो गया, और ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, तो अगर बराबर लिखेंगे तो वी बी माइनस वी बी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वर्डन आ जाएगा 0। इसीलिए द वर्डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। और जब बताए नहीं कि कौन सा वर्डन निकालें तो हमेशा एक्सटर्नल वर्डन निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्डन मत निकालिए। ठीक है, तो ये वाली चॉइस भी प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और हमसे पूछ रहा नहीं होती है, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसलिए ये भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे। ये वाली बात यहाँ रॉन्ग है ना, है ना, यही रॉन्ग है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं, और इंपॉर्टेंट बड़ी बात, ये जो गैप होता है ये गैप बराबर होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो बीच में ये गैप है ये बराबर बराबर होना चाहिए। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस पैरेलल होनी चाहिए और एक ही सिंगल डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम होती हैं। अब देखो, अगर इसमें आप कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाओगे तो सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, इसीलिए स्फीयर तो बन ही नहीं सकता। इसलिए क्या बन सकता है, इसमें एक प्लेन सरफेस बन सकता है, इस तरह से एक प्लेन सरफेस बन सकता है, इस तरह से, है ना, इस तरीके से। ये जो है प्लेन सरफेस इस तरह से है बेटा, इसीलिए इसको सही तरीके से बनाए ना, तो इस तरह से बनाना, एक लाइन बना लेना ऐसे, पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ऐसे बना देना, आपको अच्छा लगेगा। लाइंस कटी हुई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कट रही, वो ऐसा लग रहा है कट रही हैं, लेकिन कट नहीं रही, वो एक उसके अंदर से होके जा रही हैं ऐसे, और ऐसे बनाया ये बेटा, ऐसे, है ना। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, प्लेन आएगा, कैसा आएगा, प्लेन। और आपका अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते, एक स्फीयर ऐसे ले लिया, एक स्फीयर ऐसे ले लिया, तो इसके लिए पॉइंट चार्ज रखना पड़ता है हमने सेंटर पर। अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली होती हैं, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे। पॉजिटिव चार्ज रखा है तो बाहर की तरफ होंगी, और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होंगी। लेकिन इसमें देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इसीलिए ये चॉइस इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सी चॉइस ही करेक्ट है। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो प्लेन सरफेस आएगा और वो कह रहा है कॉन्सेंट्रिक आएगा, वो गलत बोल रहा है। दे कैन इमेजिनरी स्फीयर्स, तो हो सकती हैं भाई, आपका स्फीयर्स भी हो सकती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी अलग है, ये अलग है। वो पूछ रहा, चेक करो बस केवल, है ना, इसको इससे मत लिंक करना, है ना। तो स्फीयर भी तो बना सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस भी तो हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसकी सी चॉइसेस करेक्ट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।